भारत शासन अधिनियम 1935। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। इसके पहले इस कभी भी इतिहास के किसी भी विषय को जानने और समझने के लिए हमें उसके पृष्ठभूमि को जानने की आवश्यकता है। और मैं विशेष तौर पर कई बार अपनी कक्षाओं में भी चर्चा करता हूँ कि जिस समय जिस अधिनियम के बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी पृष्ठभूमि को जरूर जानें। खासकर उस समय भारतवर्ष में क्या चल रहा है, उस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति बन रही है कि इस तरह के सुधार या संशोधन या अधिनियम को लाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय संदर्भ को देखें तो भारत में लंबे समय से संवैधानिक सुधारों के लिए मांग किया जा रहा है। 1919 का अधिनियम जो 1935 के अधिनियम के पहले आया था, उस अधिनियम में जितने तरह के सुधारों का प्रावधान किया गया था उससे भारतीय जनमानस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस तरह के अन्य संस्थाएं, मुस्लिम लीग या इस तरह के और भी जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, वो इससे संतुष्ट नहीं थी। उसको लगता था कि उसका जो डिमांड है उस डिमांड के अनुकूल उन्हें चीज़ें नहीं मिली हैं, इसलिए बार बार संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी। अब ब्रिटिश संदर्भ को देखें तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और आसन्न जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें ये लग रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी की बजाय उदारवादी दल की सरकार ब्रिटेन में आ सकती है। तो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव सरकार है वो नहीं चाहती है कि उदारवादी लोगों को इस तरह का अवसर मिल जाए जिससे भारत में कुछ ज़्यादा ही संवैधानिक लाभ मिल जाए, या ब्रिटेन का जो उपनिवेश है उस औपनिवेशिक हितों के विपरीत भारतीयों को ज़्यादा लाभ मिल जाए। इसलिए वो एक आयोग अपने कार्यकाल में ही भेज देना चाह रही है। विशेष तौर पर जब आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि हर अगले 10 वर्षों के बाद इस चीज़ की समीक्षा की जाएगी। तो 1919 के अनुसार 10 वर्ष तो 1929 में होते हैं। तो 1929 में किसी भी तरह का आयोग की बैठक होनी चाहिए या उसे भारत भेजना चाहिए था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही साइमन आयोग का गठन कर दिया। इस चीज़ को लेकर ब्रिटिश सरकार के मन में यही बात थी कि अगर उदारवादी दल आ गया तो भारतीयों को कुछ ज़्यादा ही इसका लाभ मिल सकता है। तो इस लाभ से भारतीयों को वंचित करने के लिए समय से पूर्व ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। साइमन कमीशन में चूंकि सभी अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था। मूल रूप से इसका नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी है, लेकिन चूंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे इसलिए इसको साइमन कमेटी कहा जाता है या साइमन कमीशन कहा जाता है। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसका भारत में ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया, क्योंकि भारतीयों का मानना था कि भारतीयों के लिए जब कानून बने तो उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसी मुद्दे पर भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों और जनमानस ने इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट को लेकर तरह तरह की बातें थी। ब्रिटिश सरकार जो उसके समर्थन में थी, जबकि भारतीय उसके समर्थन में नहीं थे, उसके विरोध में थे। उसके रिपोर्ट को लेकर बहुत विमर्श हुआ। फिर जब उसके रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई बात नहीं बनी, किसी तरह के संवैधानिक सुधारों की परिस्थिति नहीं दिख रही थी, तो अंत में भारत के जो गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड इरविन थे, इरविन ने एक विचार विमर्श करने के पश्चात, जो खुद भी लॉर्ड इरविन भी बहुत उदारवादी विचारों का था, उनके और भारत की जो राजनीतिक दल थे उन सबों के बीच विचार विमर्श करने के बाद एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बैठक लंदन में बुलाई गई। पहले तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसमें उपेक्षा की गई। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें प्रतिभाग नहीं किया। मूल रूप से देशी रियासतों के राजा, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, दलित वर्ग के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा के प्रतिनिधि, इस तरह के लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। करीब करीब 89 लोग इस प्रतिनिधि में इस सम्मेलन में भाग लिए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। इस तीनों में किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और आखिरी जो चौथा सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत कम संख्या में प्रतिनिधि भाग लिए। उनमें उनकी रुचि लगभग समाप्त हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने अपने तरीके से अपने हितों और विचारों के अनुकूल एक अधिनियम पारित किया और उसी क्रम में लोगों ने संवैधानिक श्वेत पत्र भी जारी किया। संयुक्त चयन समिति का गठन किया था, या संयुक्त प्रवर समिति भी कई बार इसको कहते हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट दिया और उसी रिपोर्ट के अनुकूल 1935 में भारत शासन अधिनियम अस्तित्व में आया तो 1934 में, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होने और उसको अस्तित्व में आने में 1935 का समय लग गया। इस अधिनियम के अधिकांश भाग, अगर कुछ भागों को छोड़ दिया जाए, खासकर जो इसका खंड 2 है इसको छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश 1 अप्रैल 1937 को भारत में लागू हो गया। इसकी प्रमुख विशेषताओं को यदि आप देखिए तो इसमें था कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, कि संघीय सरकार या फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी। केंद्र में जो शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली, जो डायरकी 1919 के अधिनियम के तहत जो डायरकी प्रांतीय सरकारों के लिए अस्तित्व में आया था, अब इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसी द्वैध शासन को केंद्र में लागू करने की बात कही गई। प्रांतों को स्वतंत्रता देने की बात किया गया कि प्रांतीय शासन व्यवस्था पूरी तरह से स्वायत्त होगी। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समय बहुत ही सशक्त एक राजनीतिक संगठन था, उसका मानना था कि केंद्र में एक सशक्त सरकार की स्थापना होनी चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग जैसी संस्था प्रांतों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात करती थी और केंद्र में एक दुर्बल सरकार का डिमांड करती थी। इसके पीछे की वजह यह है कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वो हमेशा भयभीत थे। उनको लगता था कि यदि प्रांत सशक्त होंगे तो जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उसमें उनकी स्वायत्तता बरकरार रहेगी, और यदि केंद्र सरकार मजबूत होगी तो उस परिस्थिति में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा सताए जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे, या उनको अपने अधिकारों के लिए बार बार याचना करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति से बचने के लिए, या भविष्य में इस तरह की कोई कटुता की भावना या इस तरह का विद्वेष न उत्पन्न हो, इसलिए मुस्लिम लीग हमेशा प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सशक्त केंद्रीय सरकार की डिमांड करता था, ताकि विश्व स्तर पर भारत की एक अलग पहचान हो, एक शक्तिशाली देश के रूप में वो जाना जाए। अगली विशेषता इसकी ये थी कि संघीय न्यायालय की स्थापना की बात इसमें किया गया, फिर केंद्रीय विधानमंडल की बात किया गया, और जो भारत काउंसिल अभी तक इंग्लैंड में हुआ करता था और भारत मंत्री के नेतृत्व में वो काम किया करता था, उसको इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव था उसमें मूल रूप से ये बात किया गया कि ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों का एक संघ बनाया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत कहने का क्या मतलब है कि गवर्नर के अधीन जितने भी प्रांत थे, उस समय 1935 के अधिनियम के आने के पूर्व 9 प्रांतों का अस्तित्व था, जिसमें एक बर्मा भी था। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को उससे अलग कर दिया गया और जो 8 प्रांत बच गए, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, और इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, और एक उड़ीसा नामक नया प्रांत अस्तित्व में आया। इस तरह के कुल 11 प्रांत उस समय हो गए। तो इन 11 ब्रिटिश प्रांत
और साथ में देसी रियासत जितने थे उन देसी रियासतों के द्वारा एक संघ बनाया जाना था। लेकिन इसमें अ, एक शर्त यह था कि जो देसी रियासत थे उनमें कम से कम आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और दूसरा कि देसी रियासतों के लिए काउंसिल में जो 104 सीटें निर्धारित की गई थी, उस 104 में से कम 52 सीटों के लिए प्रतिनिधि सहमत होंगे। उसी परिस्थिति में ये काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया जाएगा या केंद्रीय सरकार का गठन किया जाएगा। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था। एक उच्च सदन जिसको राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और दूसरा निम्न सदन जिसको संघीय विधायिका या फेडरल लेजिस्लेटिव की कहा गया। इस तरह अस्तित्व में आना था, यह एक प्रस्ताव था, हमेशा इस ध्यान में रखना है। और जिस राज्य परिषद की बात किया गया, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, उस राज्य परिषद के 260 में से 156 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुने जाने थे, और जो 104 सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए तय किया गया था, निर्धारित किया गया था। देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो मनोनीत किए जाने थे, और ब्रिटिश भारत के 6 प्रतिनिधि भी मनोनीत किए जाने थे। मतलब 156 में अगर आप देखेंगे तो 150 के लिए चुनाव होना था, और जो ये 6 है उसको मनोनीत किया जाना था, और उस 150 में से भी कहिए तो 140 के लिए ही चुनाव होना था, और 10 सीटें भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन इनके लिए आरक्षित कर दिया गया था। और बल्कि 140 सीटों को भी सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया गया। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सामान्य, सिख, दलित, इन सभी वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर यदि आप कहें तो जिस जिस चीज़ की बात कही गई थी कि इस तरह की सरकार का गठन होगा, या जो डिमांड था भारत सरकार का, भारत सरकार नहीं, सॉरी, जो भारत की जनता थी उनका जो डिमांड था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और शासन में भारतीयों की भागीदारी हो, तो इतना बिखरा हुआ भागीदारी दिया गया कि कभी भी एक सशक्त सरकार की कल्पना ऐसी परिस्थिति में नहीं की जा सकती। इसके अलावा संघीय विधायिका के लिए जो निम्न सदन था उसके लिए 375 सीटें निर्धारित की गई। उस 375 में से 250 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए तय किया गया। ब्रिटिश भारत फिर वही क्षेत्र जो गवर्नरों के द्वारा विभिन्न प्रांतों में निर्धारित था, और देसी रियासतों के लिए 1/3 यानी 125 सीटें नियत की गई। दोनों, जो अगला पॉइंट है जिसको आप देख रहे होंगे कि दोनों सदनों के लिए ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। जिस तरीके से राज्य परिषद में सांप्रदायिक आधार पर सीटों का विभाजन किया गया, वैसे ही जो निम्न सदन संघीय विधायिका थी उसमें भी सांप्रदायिक आधार पर सीटें तय कर दिया गया कि किस समुदाय को कितना सीट मिलेगा। इसमें आप जो पूना पैक्ट है विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसमें मूल रूप से जो आप गोलमेज सम्मेलन में डिमांड किया गया, जिस तरीके से मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल की दिया गया था, उसी तरीके से दलित वर्ग भी एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहा था। लेकिन गांधी इसके विरोध में अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ गए थे, और अंत में एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा जितनी सीटें दलित वर्ग को दिया जाना था उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। और इसमें मूल रूप से गांधी जी का डिमांड का मानना यह था कि यदि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई तो यह भी एक भारत का विभाजन की तरह इसको वो मान रहे थे कि भारत को तोड़ने की एक साजिश है। तो अगर चाहते हैं कि भारत एक संयुक्त रूप से रहे तो दलित वर्ग को उनको अगर उनका डिमांड सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, उनका डिमांड प्रतिनिधित्व से है, तो उनके लिए सीटें आरक्षित करके उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर
एक अलग वर्ग दलितों को न माना जाए। इस तरह का गांधी जी का डिमांड था, जिसे अम्बेडकर जी ने मान लिया था और पूना पैक्ट में ये पूरी बातें हुई थी। अगला है कि केंद्र में जो द्वैध शासन की बात किया गया था, तो उसमें अब भाई किसको कितनी शक्तियाँ थी, केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, प्रांतीय सरकार के पास कितनी शक्तियाँ होंगी। तो आजकल जो आप अपने संविधान में जो देखते हैं, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। इसमें है कि संघीय सूची पर किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है। प्रांतीय सूची में जितने विषय निर्धारित है, उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों के पास है। और कुछ चीज़ें दोनों के लिए निर्धारित है, जिसके लिए संघीय समवर्ती सूची शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कंकरेंट लिस्टिंग इसमें आप कहते हैं। इसमें दोनों अपने अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं, लेकिन जब एक ही विषय पर दोनों कानून बनाएंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, प्रांतीय सरकार का कानून स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा एक कंसेप्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत वो विषय था जो इन तीनों सूची में से किसी में शामिल नहीं था। तो ऐसी सारी शक्तियाँ जो भारत का गवर्नर जनरल होता, उसमें निहित किया गया था। इसके अलावा प्रांतों में जो केंद्र में जो सरकार थी, उसके लिए कुछ विषय आरक्षित कर दिए गए थे, जिस पर हर परिस्थिति में केंद्रीय सरकार ही उस पर निर्णय ले सकती थी। उसमें था प्रतिरक्षा, विदेश विभाग तथा धार्मिक मामले। ये पूरी तरह से ये तीनों विषय गवर्नर जनरल के अधीन था। इसमें किसी भी तरह की केंद्रीय विधायिका में निर्णय लेने के लिए ये विषय नहीं था। इस पर पूरी तरीके से गवर्नर जनरल स्वतंत्र था कि इस पर किस तरह का उसको निर्णय लिया जाना है। शेष मुद्दे हस्तांतरित विषय थे, जिसको मंत्रिपरिषद की सहायता से गवर्नर जनरल अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता था या चला सकता था। मूल रूप से आप 1919 के अधिनियम के जो प्रांतों में डायरकी की बात थी, अगर वह आपके ध्यान में है, तो लगभग वही चीज़ें केंद्र की हस्तांतरित विषय के अंतर्गत और आरक्षित विषय के अंतर्गत आते हैं। इसके जो सबसे खासियत है 1935 के अधिनियम की, वो प्रांतीय व्यवस्था है। अब आप कहेंगे कि केंद्रीय व्यवस्था या जो फेडरल लेजिस्लेटिव की बात है, वो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है कि केंद्रीय विधानमंडल कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। जितने भी देसी रियासत थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग, इनके बीच कभी इस तरह की, या ब्रिटिश भारतीय प्रांत के जितने प्रतिनिधि होते, उन सबों के बीच कभी केंद्रीय व्यवस्था के लिए सहमति ही नहीं बन पाई, तो वो कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। और 1919 का जो अधिनियम था, उसी अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार अपनी आज़ादी तक 1947 तक भारत में वो चलता रहा। कभी भी 1935 का अधिनियम केंद्र में अस्तित्व में नहीं आया। वह अस्तित्व में आया कहाँ? प्रांतों में। खासकर वो प्रांत जो 11 प्रांत, जिसका जिक्र भी मैंने पीछे किया था, फिर आगे भी उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो इसमें क्या था कि प्रांतों को संवैधानिक एवं कानूनी रूप दिया गया। प्रांत को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने की कोशिश किया गया कि प्रांतीय सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। लेकिन इस चीज़ में जब मैं स्वतंत्रता और स्वायत्तता शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार हमेशा कोई भी नियम अपने हितों के लिए बनाती थी। उसमें भारतीयों को भले ही कुछ अधिकार अनायास या कुछ देने की कोशिश ज़रूर की जाती थी भुलावे के लिए, लेकिन वास्तविकता ये था कि ब्रिटिश सरकार हमेशा अपने औपनिवेशिक हितों का ध्यान में रखती थी। तो इस कानून के जो विभिन्न प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को जब आप गंभीरता से विश्लेषण करेंगे, तो लगेगा कि यह कानून भारतीयों के हित में नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सरकार के हित में थी। कैसे? उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रांतों को स्वतंत्र संवैधानिक एवं कानूनी रूप दिया गया, लेकिन गवर्नर के पास, जो प्रांतीय शासन का मुखिया होता था गवर्नर, उस गवर्नर को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई, जो अपने विवेक के अधीन, डिस्क्रिशनरी पावर जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, वो शक्तियाँ दी गई, जिसके आधार पर वो अपना शासन चला सकता था।
और कुछ उसके अपने व्यक्तिगत विचार थे, उस विचार के अधीन शासन चलाने के लिए कुछ विषय दे दिए गए। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देश पत्र थे जो गवर्नर से जनरल से उसे प्राप्त होते थे या भारत मंत्री से प्राप्त होते थे, उसके अंतर्गत उसको शासन चलाने होते थे। तो आप देखें कि स्वायत्तता की भी बात की गई है, लेकिन साथ साथ ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उसे पूरी तरह से अपने अधिकार दिए गए हैं। जैसे उसमें उसके अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया है, गवर्नर्स एक्ट या गवर्नर के अधिनियम पारित करने का आदेश दिया गया है। इसको भी उतनी ही शक्तियाँ दी गई है जितना विधानमंडल के द्वारा पारित कानून की शक्तियाँ हैं। तो कहने का भाव यह है कि स्वायत्तता एक भुलावे का शब्द है। वास्तविक स्थिति यह थी कि अभी भी विधानमंडल या प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर अपने इच्छानुसार कोई भी अंतिम निर्णय ले सकता था। इसमें प्रांतीय सूची के जो विषय थे और समवर्ती सूची के जो विषय थे उस पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से प्रांतों को दिया गया। इस मुद्दे पर केंद्रीय सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन समवर्ती सूची के मामले में अगर कोई कानून बनता, केंद्र सरकार उस पर कोई कानून बनाती और प्रांत भी बनाती, तो अंतिम कानून वही माना जाता जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये किया गया कि प्रांतों को स्वतंत्रता देने के लिए उनको वित्तीय शक्ति प्रदान किया गया। ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि वित्तीय शक्ति के अभाव में स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। स्वतंत्रता तो इतनी दी गई कि अगर प्रांतीय सरकार चाहे तो विदेशों से ऋण ले सकती थी। उसके लिए भारत मंत्री या गवर्नर जनरल से किसी भी तरह के परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वित्त के लिए कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी गई कि ये इन क्षेत्रों से जो वित्त आएगा वो पूरी तरह से प्रांतों के पास ही होगा। लेकिन उस पर कुछ बोझ भी रखा गया, जैसे गवर्नर जो प्रांतों के गवर्नर होंगे उनका वेतन वहीं से प्राप्त होगा और उस पर किसी भी तरह का विधान सभा में किसी भी तरह का कोई बहस नहीं हो सकता है। प्रांतीय गवर्नरों का वेतन प्रांतीय विधान सभा से के बहस से पूरी तरह से मुक्त था। इसी तरीके से जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए उसके वेतन, मंत्रियों के वेतन, ये सारी चीज़ें भी उस पर प्रांतों के ऊपर एक वित्तीय बोझ की तरह था, वित्तीय भार की तरह आप कह सकते हैं। लेकिन इन सारे विषयों पे चर्चा हो सकती थी, सिवाय गवर्नर के वेतन के। गवर्नर के वेतन पे कोई चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी वित्तीय व्यय थे, सारे व्यय पर प्रांतों में चर्चा हो सकती थी, उस पर विचार विमर्श हो सकता था, उसमें सरकार का विरोध किया जा सकता था। इसके अलावा जो कुछ विशिष्ट, अभी जिन चीज़ों का मैं बात कर रहा था कि उसमें कि प्रांतीय सरकार के ऊपर कुछ तरह का नियंत्रण था, तो कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ दीजिए तो केंद्र सरकार भारत के मंत्री के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से मुक्त था। अगर विशेष परिस्थिति नहीं हो तो प्रांतीय सरकार में के संचालन में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। 1919 के अधिनियम के तहत जिन 9 प्रांतों का जिक्र किया गया था उसमें बर्मा भी एक प्रांत था। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत सरकार से अलग कर दिया गया। यह भी, इसके पीछे मूल उद्देश्य यह था कि बर्मा में राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे तीव्र गति को प्राप्त कर रहा था और इसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से उसे काफ़ी ऊर्जा मिल रही थी। तो वहाँ के बर्मा के राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उसको भारत से अलग कर दिया गया। कुछ नए प्रांतों का गठन किया गया जिसमें सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत का दर्जा दिया गया और जो उड़ीसा मूल रूप से बंगाल और बिहार से बंगाल में के अंतर्गत आता था, तो उसे पूरी तरह से उसे अलग कर दिया गया। सिंध को भी अलग कर दिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया। इस तरीके से कुल 11 प्रांत हो गए, बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत जिसको आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, असम, मध्य प्रांत, पंजाब, सिंध, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि हर प्रांत के बगल में ब्रैकेट में एक संख्या लिखी गई है। ये संख्या मूल रूप से यह दर्शाने की कोशिश किया गया है
कि किस प्रांत में कितनी सीटें निर्धारित किया गया था। हर प्रांत के लिए विधानसभा के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें बंगाल के लिए 250, बम्बई के लिए 175, मद्रास के लिए 215, संयुक्त प्रांत के लिए 228, बिहार के लिए 152, असम के लिए 108, मध्य प्रांत के लिए 112, पंजाब के लिए 175, सिंध के लिए 60, उड़ीसा के लिए 60 और पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के लिए 50 सीटें निर्धारित की गई थी। प्रांत में भी कुछ प्रांत, 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था किया गया, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत, ये 5 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे उच्च सदन, जिसको विधान परिषद कहा गया, और निम्न सदन, जिसे विधान परिषद कहा गया। आज भी इन 5 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था अस्तित्व में है। इन दोनों सदनों में भी अब देखिए कि जो प्रांतीय सरकार में जहाँ पे 2 सदन की व्यवस्था किया गया, वहाँ पे जो उच्च सदन है या विधान परिषद है, इसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया, जबकि निम्न सदन या विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। यहाँ भी जो सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसे सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। सामान्य सीट, या जिसको गैर मुस्लिमों के लिए सीट कहा जाता है, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, इसके अतिरिक्त दलित वर्ग के लिए, इस तरह से कई सीटें निर्धारित कर दी गई। और इसका मूल उद्देश्य यही था कि ये जो सब प्रांतों में जो सरकारें बनेंगी, वो सरकारें भी काफ़ी बिखरी हुई हों, उसमें कभी भी मतैक्य नहीं हो, ताकि सरकार का संगठित रूप से कहीं पर किसी तरह का विरोध नहीं हो। जैसे अगर आप एक प्रांत विशेष का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे संयुक्त प्रांत का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि प्रांतीय आधार पर विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का विभाजन किस तरीके से था। संयुक्त प्रांत के लिए कुल 228 सीटें भी मैंने आपको पीछे दिखाया था। ये दिख रहा है ना, संयुक्त प्रांत के लिए 228 सीटें। उन 228 सीटों का विभाजन जरा देखिए कैसे था। गैर मुस्लिमों के लिए 140 सीटें निर्धारित किया गया था, मुस्लिमों के लिए 64 सीटें निर्धारित किया गया, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए 3 सीट, ईसाइयों के लिए 2 सीट, श्रमिकों के लिए 3 सीट, स्त्रियों के लिए 6, व्यापारियों के लिए 3 और 7 अन्य स्थान में वितरित कर दिया गया। इस तरीके से इन सीटों को विभाजित कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतों में जो शासन का संचालन था, वो मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाना था, और ये जो मंत्रिमंडल था, ये सदन के प्रति उत्तरदायी था। तो आप देखेंगे कि जो 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं इस 1935 के अधिनियम में आपको दिखता हुआ, साकार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब यहीं पे देख लीजिए कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात किया गया है, और उसमें अगली लाइन यही है कि गवर्नर मंत्रिमंडल का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं था। मंत्रिमंडल के परामर्श से, उसके सलाह से सरकार चलाना था, लेकिन अगर मंत्रिमंडल किसी तरह का सलाह देती है तो सलाह मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं था। यहीं पर वो अपने विवेकाधिकार की शक्तियाँ और अपने व्यक्तिगत विचार की शक्तियों और भारत सरकार के द्वारा जो नियंत्रण और निर्देशन की जो बातें थीं, उसके अधीन उसको शासन चलाने की शक्तियाँ प्राप्त थी। और यहीं पर प्रांतीय स्वायत्तता आकर समाप्त हो जाती थी, जब गवर्नर इन तमाम चीज़ों को अपनी शक्तियों के अधीन ले लेता था। जैसे अगर प्रांत से कोई विधेयक पारित भी हो गया, तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार गवर्नर को था। वो उसे पास कर सकता था, उसे सदन को विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता था, या फिर गवर्नर जनरल को भेज सकता था अंतिम निर्णय लेने के लिए। मतलब काफ़ी शक्तियाँ गवर्नर के पास अभी भी थीं। इसके अलावा गवर्नर की जो विवेकाधिकार शक्तियाँ थी, उसमें अधिवेशन, विधानसभा का जो अधिवेशन है, कब बुलाया जाए, नहीं बुलाया जाए, इस पर निर्णय गवर्नर को ही लेना था। किसी भी विधेयक पर जो अंतिम निर्णय था कि वो उसको स्वीकृत माना जाए या नहीं माना जाए, यह भी पूरी तरीके से गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियाँ थी। और कुछ
अलग बात किया जाए कि इन प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त इस अधिनियम में क्या-क्या खास बातें थी। तो सबसे खास बात ये थी कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। कहिए तो सुप्रीम कोर्ट, आज जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात 1935 के अधिनियम में ही कही गई थी। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 6 न्यायाधीश होने थे। इसके अलावा जो 11 प्रांत जिसका जिक्र मैंने भी किया, उन सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई। इसके अलावा इस जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को था। गवर्नर और गवर्नर जनरल को शक्तियां नहीं थी कि यहाँ पर किसी तरह किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करें। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय था, संघीय न्यायालय, उसमें किसी भी तरह का अगर कोई फैसला लगता है कि वो आपके लिए उचित नहीं है, आप उसको चुनौती दे सकते थे ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। इसके अलावा उच्च न्यायालय की बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और कुछ अलग जो डिफरेंट तरह की बातें, उसमें रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की, इसमें वित्तीय साख और उस पर नियंत्रण की बात किया गया और उसकी पूरी शक्तियाँ रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया। 1858 से जो इंडिया काउंसिल अस्तित्व में था, उस इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और जो भारत सचिव होते थे, उनके सलाहकारों के लिए सदस्य संख्या 3 से 6 के बीच निर्धारित किया गया कि 3 से 6 के बीच सदस्य हो सकते थे। अभी तक जो इंडिया ऑफिस था लंदन में, उसका खर्च पूरी तरह से भारत के सरकार के ऊपर था। अब ये व्यय, अब इस पर जो खर्च था, वो खर्च इंग्लैंड के करदाताओं को देने की इस नियम के तहत कर दिया गया कि इंग्लैंड के करदाता से जो राशि आएगी, उसी से इंडिया ऑफिस का खर्च उसके खर्च को निकाला जाएगा। इसके अलावा जो संघीय रेलवे का प्रावधान किया गया है, जो रेलवे है वो अस्तित्व में तो पहले से था ही, लेकिन उसमें एक संघीय रेलवे शब्द कहा गया कि प्राधिकरण की स्थापना किया गया और उसको यह दायित्व दिया गया कि रेलवे के नियंत्रण, निर्माण, रखरखाव और संचालन, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उसी को दे दिया गया। तो ये थे भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उससे रिलेटेड कुछ बातें जो मुझे लगता है कि इम्तहान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और इसकी अगर कुछ कमियां देखें कि भाई जो अगर आप समीक्षा करना चाहें कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस तरह का अधिनियम था, तो जहाँ तक प्रांतीय स्वायत्तता की बात थी, इसमें कुछ हद तक भारतीयों के हित में बातें जरूर थी। लेकिन जब आप इस चीज़ को देखेंगे कि संघीय न्यायालय संघ में जो सरकार बनाने की बात थी, वह अस्तित्व में ही नहीं आया। मतलब इस कानून की इतनी लूप होल्स थे कि जो इतने भी भागीदार थे जो इस कानून से प्रभावित हो सकते थे, कभी भी इस मुद्दे पे सहमत ही नहीं हुए। देसी रियासत जो एक समय गोलमेज सम्मेलन में बहुत प्रमुखता से भाग लेने गए थे, बाद में खुद ही इसे अपने आप को अलग कर लिया और कभी भी इस मुद्दे पे सहमत नहीं हुए कि संघीय सरकार की स्थापना की जा सके। ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी आपको दिखेगी। इसके अलावा यदि आप इसकी बात करें तो जितने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग और मुस्लिम लीग, ये सब कभी भी इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं हुए। ये अलग बात है कि 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुखता से भाग ली और विभिन्न प्रांतों के लिए निर्धारित करीब 1585 सीटों में से 711 सीटों पर ज़बरदस्त जीत हासिल किया और 11 में से 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, जिसमें 7 में पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी, 2 में गठबंधन की सरकार बनी और 2 में कांग्रेस अस्तित्व में नहीं आई। तो ये कुल स्थिति थी। लेकिन इस अधिनियम की एक और पक्ष देखेंगे जिसमें गवर्नर की शक्तियां थी और गवर्नर जनरल को जो शक्तियां प्रदान की गई थी, अगर इन शक्तियों को छोड़ दें तो भारतीयों के हितों के बहुत अनुकूल ये अधिनियम बैठता है। अब इसकी महत्ता इसी से तय होती है कि जब आज़ादी के बाद भारत के लिए जो संविधान सभा या आज़ादी के दौर में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, या हमारा जो संविधान है
उस संविधान में 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बातें एज इट इज स्वीकार कर ली गई हैं। एज इट इज कहने का मतलब है जैसा 1935 के अधिनियम में है उसी रूप में इसे स्वतंत्र भारत के संविधान में स्वीकार कर लिया गया। ये इसकी महत्ता है। लेकिन इनकी कमियां यही है कि स्वायत्तता देने के बावजूद भी तमाम चीज़ों पर ब्रिटिश नियंत्रण जस के तस बना रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी कमी रही है। अगर आप इसके गुणों को देखिए तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की बात करता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहने का मतलब क्या है कि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई है इसमें, कि प्रत्यक्ष रूप से आप अपने प्रतिनिधि को चुनने की आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया। एक लोकतांत्रिक सरकार का एक बहुत बड़ा गुण है जो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी जिसे सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। भाई सदस्य जो जनप्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया और मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई। ये सबसे बड़ी बात थी। यद्यपि जो भारतीयों की डिमांड था वो नेहरू रिपोर्ट में देखेंगे तो कहा गया कि हर एक वयस्क को मताधिकार प्रदान किया जाए। ये 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो अपना मोतीलाल नेहरू सप्र रिपोर्ट जिसको कहा जाता है या कई बार नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, उस नेहरू रिपोर्ट में इस चीज़ का डिमांड था कि सभी वयस्क को मताधिकार दिया जाए। लेकिन उसकी तुलना में अंग्रेजी सरकार ने 1935 के अधिनियम में जो दिया उसमें कहा कि मतदाताओं की संख्या में वृद्धि कर दिया गया। जो उनके लिए शर्तें थी उन शर्तों को कुछ ढीला कर दिया गया, लेकिन संपत्ति संबंधी शर्तें और योग्यता संबंधी शर्तें अभी भी अस्तित्व में थी। इसीलिए जो 1919 के अधिनियम के तहत मुश्किल से 15 लाख के आसपास मतदाता थे, इस अधिनियम के तहत करीब करीब 3 करोड़ मतदाता हो गए, जो करीब करीब 20 गुना था इसमें वृद्धि हुई। तो एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए ये बहुत हद तक ठीक बात थी, लेकिन सबों को मताधिकार नहीं दिया गया, यह इसकी एक कमजोरी भी थी। और इसकी कमजोरियों को देखिए तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा नहीं, जो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड किया गया था 1900 वही उसी नेहरू रिपोर्ट में, उस डोमिनियन स्टेटस का भी दर्जा नहीं दिया गया। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और जिस द्वैध शासन को, डायरकी को प्रांतों के लिए अच्छा नहीं माना गया, उसी को केंद्र में लागू कर दिया गया। यह इसकी एक कमजोरी है। फिर अगला जो दोष है वो दोष यह है कि जो प्रतिनिधित्व दिया गया भारतीयों को, उसको सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया गया। जो डेमोक्रेसी में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पे इस तरह की नीतियां बना के विभाजित किया जाना, ये एक लोकतंत्रात्मक सरकार के लिए ठीक चीज़ें नहीं हो सकती। और सच पूछिए तो लोकतंत्रात्मक सरकार थी कहाँ, वो तो औपनिवेशिक सरकार थी। और औपनिवेशिक सरकार के लिए हित में था कि भारतीयों को आपस में विभाजित रखें, फूट डालो और राज करो। इसी नीति का इम्प्लीमेंटेशन था कि भारतीय कभी यूनाइट नहीं हो सके, सशक्त नहीं हो सके, इसीलिए उनके प्रतिनिधियों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की कोशिश किया गया। केंद्रीय सरकार में आप देखेंगे कि देशी रियासतों को जबरदस्त तरीके का महत्व देने की कोशिश किया गया। 125 सीटें निर्धारित किया गया निम्न सदन में और उच्च सदन में 104 सीटें निर्धारित कर दी गई। ये महत्व दर्शाता है कि ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को इतना तवज्जो दिया। यह देशी रियासतों को इसलिए तवज्जो दिया गया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक उबाल था या जो जनता अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष, खासकर जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिस तरीके से जनता ने अपने संघर्ष के लिए या अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जिस तरह के बलिदान देने को तैयार थी, तो उस परिस्थिति में उस राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध, उसके काट में अगर किसी चीज़ को खड़ा किया जा सकता था तो देशी रियासतों को खड़ा किया जा सकता था। इसी वजह से देशी रियासतों को, जो रूढ़िवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था और इधर जो प्रगतिशील शक्तियाँ थी, इस प्रगतिशील शक्ति के विरुद्ध प्रतिगामी शक्ति को खड़ा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण केंद्र में भी और प्रांत में भी
बरकरार रखने की कोशिश की गई, जो इसकी कमियों को दर्शाता है। जो जनतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियों की इसमें ज़बरदस्त तरीके से उपेक्षा की गई, उसकी अवहेलना की गई। संघीय न्यायालय स्थापित जरूर किया गया, लेकिन संघीय न्यायालय को सीमित अधिकार दिया गया कि जैसे विभिन्न प्रांतों के बीच कोई मसला फंसे तभी आप उसमें निर्णय दे सकते हैं, देशी रियासतों के मामले में ही आप निर्णय दे सकते। इस तरीके से कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी गई, जबकि आज स्वतंत्र देश में आप देख रहे होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र है और वह किसी भी विषय पर अपना निर्णय लेने के लिए और उस पर कानून सम्मत निर्णय देने के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए योग्य है, सक्षम है। लेकिन उस समय संघीय न्यायालय पे तमाम तरह की बाध्यताएं लगा दी गई थी। जो प्रांतीय शासन था, जिस प्रांतीय, शुरुआत में मैंने प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी कि प्रांतों को स्वतंत्रता दिया गया, उसे बहुत सारे अधिकार दिया गया, उसी अधिनियम में तमाम तरह के दोष थे जो उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था। तो इस तरह के इस भारत शासन अधिनियम पे हमने कुछ अपनी बातें आपके समक्ष रखी हैं। उम्मीद है आपको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।